सो हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता ही होगा कि ईसीजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको समझने के लिए हमें बहुत सारी बुक्स और वीडियोस का यूज़ करना पड़ेगा। बट आज की इस वीडियो में एक क्विक रिव्यू देने वाला हूँ ईसीजीज़ के लिए, और हाई ईल्ड ईसीजी आपको बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट लाइकली एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। और इन ईसीजी में बहुत ज़्यादा मेन फीचर्स पे सिर्फ बात करेंगे, क्विक वीडियो बनाने वाले हैं ताकि ईसीजी को जस्ट देख कर ही आप बता सकें कि डायग्नोसिस क्या है इसकी। क्योंकि ईसीजी में बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, रेट, रिदम, सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। बट इस ईसीजी में जस्ट की फीचर्स देखेंगे और उसके बाद डायग्नोसिस सीधे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें सबसे पहले देखनी है पी वेव। लीड 2 में देखेंगे, सबसे पहले हमें लीड 2 देखनी है और उसमें पी वेव देखनी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने तरीके से, जो कि मैं जिस तरह से ईसीजी देखता हूँ उस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये करेंगे। सेकंड हम देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, वो भी लीड 2 में देखेंगे। एंड देन हम जाएंगे चेस्ट लीड पर V1 से लेकर V6 तक। और इस बस इतने से आप मोस्टली डायग्नोसिस निकाल सकते हैं मोस्ट हाई ईल्ड ईसीजीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे कि आप एरोस में भी पता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पी वेव लीड 2 में। सबसे पहला पॉइंट यही था हमारा कि लीड 2 में हम देखेंगे पी वेव। सो पी वेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड पी वेव आप देख रहे होंगे इस तरह से। नॉर्मल आपने देखा होगा इस तरह से पी वेव होती है, बट इसमें हमने पॉइंटेड पी वेव देखी इस तरह से। सो पॉइंटेड पी वेव मेन फीचर किसका होता है? राइट एट्रियल इलार्जमेंट का। सो यहाँ पर वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है ऐसे नोड, जो यहाँ पर ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम में, उसका इलार्जमेंट हो गया है इस तरह से, बहुत ज़्यादा इलार्ज हो गया और उसकी वजह से हमें पीक पी वेव देखने को मिलती है। सो आप यहाँ किसी भी लीड में आप देख सकते हैं, सारी लीड में पीक पी वेव है। मोस्टली हमें पी वेव लीड 2 में ही देखनी है। फिर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नॉर्मल है, एंड टी वेव भी नॉर्मल है। देन बस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है पीक पी वेव, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि राइट एट्रियल इलार्जमेंट तो है ही। फिर अगर बात करें रेट और रिदम की, तो हार्ट रेट में आपको क्या करना है? 3 बॉक्सेस जस्ट काउंट करने हैं, आर इंटरवल के बीच के बॉक्सेस काउंट करने हैं। और सपोज यहाँ 3 हैं तो आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 3 बॉक्सेस। अब ये 300 कहाँ से आया? ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपके आर और आर कॉम्प्लेक्स के बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे आपको हमेशा डिवाइड करना है 3 से, डिवाइडेड बाय 300। और जितने भी बॉक्सेस होंगे, सपोज़ यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस भी होंगे तो भी आपको डिवाइडेड करना है 300 से। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सो बेसिकली ये आप कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। बट यहाँ पर मेन फीचर्स क्या है? पीक पी वेव, और वो है राइट एट्रियल इलार्जमेंट में। फिर चलते हैं नेक्स्ट ईसीजी की ओर। इस ईसीजी में आप डायग्नोसिस बहुत आराम से बता सकते हैं क्योंकि आपने फीचर्स पढ़े भी हैं। लीड 2 देखेंगे, ये रही लीड 2, और लीड 2 में जस्ट हमें देखना है पी वेव। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो हमें देखने को मिल भी रहा है, एस और टी वेव्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, एस और टी वेव। बट हमें पी वेव यहाँ पर हाइड हो चुकी है, पी वेव बिल्कुल भी नहीं दिख रही लीड 2 में। सो हम पी वेव नहीं दिख रही है, पर यहाँ पर एस और टी वेव दिख रही है, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, ए फिब। सो ये ए फिब का केस है क्योंकि यहाँ पर पी वेव नहीं है। आप सबको पता ही है कि पी वेव ऐसे नोड से राइज होती है क्योंकि यहाँ पर हमारा एट्रियम में होता है। सो ऐसे नोड से राइज होता है, तो जब ऐसे नोड से राइज ही नहीं हो, दैट मीन्स यहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, और वो आपने थियोरेटिकली पढ़ा भी होगा। तो ये एक फीचर है एट्रियल फिब्रिलेशन का। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ये एग्ज़ाम में मोस्ट लाइकली पूछी भी जा सकती है क्योंकि इसका एक की फीचर्स क्या है। देखिए वैसे रेट रिदम आप निकाल ही लेंगे, वो बहुत इजी है। बाकी इसका मेन की फीचर्स क्या है, आप यहाँ पर एस टी एलिवेशन देख रहे होंगे। वैसे आपने नॉर्मली एस टी एलिवेशन देखा होगा, इस तरह से एस टी एलिवेशन आपने देखा होगा। बट इस ईसीजी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, एस के बाद डिफ्यूज टाइप ऑफ एस टी एलिवेशन, ये डिफ्यूज हो जाए। यहाँ पर डिफ्यूज नहीं है, बट यहाँ पर कॉनकेव टाइप का है, यहाँ कॉन्वेक्स टाइप का है। सो जब आप डिफ्यूज टाइप देखेंगे इन ऑल लीड्स, नॉट ओनली चेस्ट लीड, आप किसी भी लीड 2 में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी डिफ्यूज टाइप का एस टी एलिवेशन है, और यहाँ पर सारी लीड में ऑलमोस्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस। सो पेरिकार्डियाटिस का मेन की फीचर्स यही है कि डिफ्यूज टाइप ऑफ एस टी एलिवेशन इन ऑल लीड, डिफ्यूज टाइप ऑफ एस टी एलिवेशन इन ऑल लीड। सो ये एक की फीचर्स है पेरिकार्डियाटिस का।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको कैसे पता लगाना, देखिए सबसे पहले लीड 2 की ओर चलेंगे। ये आप देख रहे हो लीड 2 है, यहाँ पर आपने देखा पी वेव है, दैट मीन्स साइनस रिदम है, साइनस रिदम है। बट अब पी के बाद आप जब देखेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को इसी लीड में, तो आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी डिफ्यूज टाइप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। सी आपने देखा होगा यहाँ पर पी क्यू आर एस टी इस तरह से होता है, बट अगर आप डिफ्यूज टाइप देखें, ये इस तरह से डिफ्यूज करके क्यू आर एस जा रहा है टी, तो आप इसको सीधे सीधे आप बता सकते हैं WPW सिंड्रोम, W सिंड्रोम। अब ये WPW सिंड्रोम क्या है, आपने थियोरेटिकली पढ़ा होगा कि यहाँ पर आपके AV नोड में और ऐसे नोड से डायरेक्ट इम्पल्स आती है, उसके साथ साथ कहीं और से भी इम्पल्स इसमें जनरेट होती है। वो आप WPW सिंड्रोम को आप थियोरेटिकली भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मेन फीचर आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको QRS कॉम्प्लेक्स हमेशा डिफ्यूज टाइप मिलेगा, इस तरह से स्पाइक्स डिफ्यूज होंगी यहाँ पर ऊपर की ओर, प्रोमिनेंट बिल्कुल इस तरह से ना होकर इस तरह से होंगी, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ में। तो इसको हम कहेंगे WPW सिंड्रोम है, और ये बहुत ज़्यादा हाई हील्ड है, ये और पेरिकार्डिटिस आपसे पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा हाई हील्ड है। उसके बाद आते हैं इस वाली पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पर सीधा सीधा एक चीज़ आपने यहाँ सॉ टूथ अपेयरेंस, सॉ मीन्स ये आपने देखा होगा, ये जो जिससे वुड को हम कट करते हैं इसको सॉ बोलते हैं। तो सॉ के टूथ इस तरह से होते हैं आगे से, और ये ही सॉ टूथ आपको जब ECG में देखने को मिलते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लीड 2 में अगर हम बात करें या लीड 3 में बात करें, कहीं पर भी आप देख लीजिए इस तरह से सॉ टूथ अपेयरेंस आपको देखने को मिलेगी। और सॉ टूथ अपेयरेंस में हम सीधी सीधी डायग्नोसिस बता सकते हैं एट्रियल फ्लैटर। सो ये है केस ऑफ एट्रियल फ्लैटर का, जहाँ पर भी हमें सॉ टूथ अपेयरेंस देखने को मिलती है वो केस हो जाता है एट्रियल फ्लैटर का। इन ऑल लीड आप देख सकते हैं सॉ टूथ अपेयरेंस है। यहाँ पर पी वेव को समझना बहुत ईजी नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आपको सॉ टूथ की तरह दिख रहे हैं, तो इसमें पी वेव आप नहीं बता सकते। सो इसीलिए इसको हम एट्रियल फ्लैटर कहेंगे। बाकी एट्रियल फ्लैटर को आप थियोरेटिकली पढ़िए, ECG देखकर आपको बस इतना ही पता चल जाएगा कि आपको सॉ टूथ अपेयरेंस में ही। देन ये केस है, ये तो वेरी इजी है, आप समझ सकते हैं। इसमें हमें QRS कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा। पहली बात तो हम पी वेव नहीं देख सकते लीड 2 में, पी वेव कहाँ पर है। फिर हम QRS कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर अच्छे से नहीं देख सकते। आप देखिए किसी भी लीड में आप QRS कॉम्प्लेक्स नहीं देख सकते। तो जब यहीं पर बात खत्म हो जाती है, फिर इसका डायग्नोसिस की बात करें अगर, तो जब पी वेव भी नहीं, QRS कॉम्प्लेक्स भी अच्छे से नहीं है, तो इसका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ जाएगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इसमें पी वेव है पर हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमेशा पी वेव को हमें क्या करना है, फॉलो करना है QRS कॉम्प्लेक्स को। बट यहाँ QRS कॉम्प्लेक्स ही जब हम नहीं देख पा रहे हैं, तो पी वेव तो हम इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह के पैटर्न, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो ये है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देन हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ECG की, जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है। ये हम इसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर लीड 2 की बात करें तो यहाँ पर है M शेप्ड वेव्स, यहाँ पर M शेप्ड है, देखिए इस तरह से। सो M शेप्ड वेव के साथ साथ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी T वेव हाइपर एक्यूट है, बहुत ज़्यादा एक्यूट है। लाइक यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं आप यहाँ देख रहे होंगे, V1 में, यहाँ पर V2 में, ये रही हमारी T वेव, S वेव एंड देन T वेव। सो T वेव यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। नॉर्मली इसको 2 to 3 बॉक्सेस तक, आई मीन 3 भी नहीं रहना चाहिए, 2 बॉक्सेस नॉर्मल माना जाता है, बट ये 2 से भी ज़्यादा बॉक्सेस हाई हैं इसके। तो इसको हम कह सकते हैं ये है हाइपर कैलीमिया का केस, हाइपर कैलीमिया। सो हाइपर कैलीमिया में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्यूट T वेव यहाँ इन द बेसिकली इन द चेस्ट लीड, और वो भी चेस्ट लीड कौन से, V2 to V3, इन सारी लीड में हमें देखने को मिलेगा हाइपर एक्टिव T वेव। सो हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये हाइपर कैलीमिया का केस है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इस केस में। देखिए इसमें हमें सबसे पहले वही काम करना है, सबसे पहले हमें देखनी है लीड 2, और लीड 2 में हमें देखना पी वेव। यहाँ पर पी वेव है, दैट मीन्स साइनस रिदम है। जहाँ पर भी पी वेव लीड 2 में होगी, दैट मीन्स साइनस रिदम होगी। तो यहाँ साइनस रिदम है, QRS कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से QRS कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल है। फिर हमने तीसरा रूल क्या था हमारा, हमें जाने चेस्ट लीड की तरफ।
ये मेरा एक पर्सनल तरीका है ईसीजी देखने का, आपको हेल्प हो सकती है इससे। फिर जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पी वेव हमने देख ली, फिर हम चलेंगे जल्दी से, क्योंकि हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलता है ईसीजी में वाइवा में। सो आपको बताना पड़ेगा। सो आप तुरंत जाएंगे फिर चेस्ट लीड पर, और चेस्ट लीड से स्टार्ट करेंगे V1 से। अब यहाँ पर V1 में आप बहुत मेन फीचर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 R वेव्स दिख रही हैं। सो यहाँ पर जो भी छोटी वेव होती है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, बड़ी वेव होती है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सो पहली जो वेव होगी वो R वेव होगी, और उसके बाद सेकेंड वेव होगी कैपिटल R। तो यहाँ पर 2 R वेव इन V1 में दिख रहे हैं। सो V1 हमेशा आपको दिखाता है राइट साइड को। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं V1 लीड में जब भी आप 2 R वेव्स देखेंगे तो वो आपका केस होगा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर 2 R वेव्स देखने को आपको मिलेगी इन चेस्ट लीड V1 में और V2 में। सो V1 V2 में आपको मोस्ट लाइकली क्या 2 R वेव्स देखने को मिलेंगी। तो आप इजीली कह सकते हैं कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का केस है। और क्योंकि यहाँ पर हमने साइनस रिदम भी देख ली, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी देख लिया था, फिर चेस्ट लीड में हमें V1 से शुरू करना है। सो इस तरह से है। अब हम बात करते हैं इस केस की। सो इस केस में सेम वही है कि आपको यहाँ पर देखना है लीड टू में यू कैन सी पी वेव यहाँ पर है, ये रही पी वेव। देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एम शेप्ड है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से हल्का सा एम शेप्ड है। तो यहाँ पर इसके बाद हमें देखने के बाद हमें चलना है सीधे चेस्ट लीड की ओर। V1 में हमने देखा नो 2 R वेव नहीं है इसमें S वेव यहाँ पर है और T यहाँ पर है, S वेव यहाँ पर है, T यहाँ पर है, P तो यह ही छोटी सी यहाँ आप देख सकते हैं। जब ST आप देख लेंगे तो मतलब यहाँ पर 2 R वेव नहीं है। देन हम चलेंगे V2 की तरफ, सेम वही है, V3 में भी वही है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं V5 और V6 में मेन फीचर यहाँ मिल रहा है। जब भी हम लीड V5 और V6 में देखेंगे एम शेप्ड R वेव, ये R वेव हमेशा हमें एम शेप्ड मिलेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि हम V5 और V6 लीड में देख रहे हैं, तो V5 और V6 लीड हमेशा दिखाती है लेफ़्ट साइड को। तो इसका डायग्नोसिस होगा लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड में V5 और V6 में देखा, हमने आर एम शेप्ड देखी। और वहीं हम अगर बात करें राइट साइड की, तो हमने V1 और V2 लीड में देखा, क्योंकि V1 और V2 और V3 तक हमें ये देखने को मिलेगा। ये बात करते हैं हम राइट साइड की। वैसे तो राइट साइड के लिए मेनली लीड होती है AVR एंड V1, बट ये जो V2 और V3 है इसको हम एंटीरियरली भी बोल सकते हैं, एंटीरियर को भी डिनोट करती हैं। सो उस हिसाब से ECG हम देखते हैं। और V1 में अगर R वेव होगी तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और यहाँ पर ये होगा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सो यही थी गाइज एक वीडियो।